हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्राइम एंड सोसाइटी को डिस्कस करने वाले हैं। इसका आज बेसिकली लेक्चर 3 होने वाला है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं। पहले हमने क्राइम को डिफाइन पहले ही कर दिया था फर्स्ट वीडियो में। एन एक्ट दैट वायलेट्स द एग्जिस्टिंग और प्रीवेलिंग लॉ ऑफ द लैंड एंड इज पनिशेबल बाय द लॉ इज कॉल्ड क्राइम। एक ऐसा कृत्य, एक ऐसा काम जो कि वायलेट करता है लैंड के लॉ को, एग्जिस्टिंग लॉ को, और वो पनिशेबल है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्राइम। आगे हम बात कर लेते हैं सोसाइटी की। अब देखिए, क्राइम जो है, ठीक है, उसको मैंने एक बहुत ही डिटेल में एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके मैंने आपको डेफिनेशंस बताए हुए हैं एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपके ब्रॉड क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, स्पेशली इन इंटरनल एग्जाम्स, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें एमिनेंट स्कॉलर्स जैसे कि ब्लैकस्टोन, स्टीफन, क्राउट, इन सब के डेफिनेशंस दिए हुए हैं। क्राइम को उन्होंने अपने अपने तरीके से जैसे डिफाइन किया है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ज़रूर जाइए। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको पिंड कमेंट्स में, आप जाइए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, और तो और उसमें हमने कुछ और चीज़ें भी एक्सप्लेन करी हुई है, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम्स है। इसके अलावा हमने इस पे इसमें जो है सिन वर्सेस क्राइम, ठीक है, इनके डिफरेंसेस को जो है हमने अच्छे से डिटेल में कवर किया हुआ है। दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सोसाइटी, सोसाइटी क्या होती है? एक ग्रुप, एक समूह है लोगों का। ठीक है, एक समूह है लोगों का, शेयरिंग कल्चर, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड थॉट्स इज कॉल्ड सोसाइटी। और सोसाइटी का हमने एक क्रूशियल रोल भी देखा था इन मेकिंग लॉज, जैसे कि आपका लोकपाल बिल हो जाता है या फिर निर्भया बिल हो जाता है। ठीक है, निर्भया एक्ट। अब आ जाते हैं आगे, व्हेन इज एन एक्ट क्राइम। तो ये तीन सिनेरियोज मैंने बहुत ही डिटेल में आपको एक्सप्लेन किए हुए थे। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर आपको लगता है कि आपको जो है एक बार रिविजिट करने की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर मेरे चैनल पे जाइए और उसके फर्स्ट वीडियो को रिविजिट कर लीजिए। या फिर अगर आपने वीडियो अब तक देखी ही नहीं है तो आप ज़रूर से ज़रूर जाइए और एक बार देख लीजिए। इससे आपको जो है आगे का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखिए, हम डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्राइम को, जो हम उस दिन बहुत डिटेल में समझ चुके थे, जैसे मेंटल एस्पेक्ट है और फिजिकल एस्पेक्ट है, मेंस रिया और एक्टस रियस। ठीक है, इसके अलावा एक एक्ट को तभी क्राइम बोला जाता है जब बोथ ऑफ दीज एस्पेक्ट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, इसके एक्सेप्शंस भी हमने डिस्कस किए थे, जैसे कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्राइम्स। तो चलिए आज हम एक ऐसा एग्जांपल डिस्कस करते हैं जो मैंने पिछले दिन शायद अपने वीडियो में नहीं बताया था, या फिर शायद मैंने बताया भी था। तो चलिए आज हम उसको एक और बार रिविजिट कर लेते हैं, आप लोगों की खातिर एक बार फिर से याद कर लेते हैं ऐसे एक दो एग्जाम्पल्स और। तो मान लीजिए एक लड़की है जिसका नाम लेट्स से सीमा है, रैंडम नेम जो कि मेरे दिमाग में आया, तो सीमा है। उसके जो है ससुराल वाले उसको बहुत परेशान करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करती है, शी डिसाइड्स कि आज जो है मैं जहर ले लूंगी। ठीक है, अब खुद नहीं लेगी, जहर को फूड में मिला के अपने ससुराल वालों को दे देगी, ऐसा वो सोचती है। सोचने का मतलब क्या है? मेंटल एस्पेक्ट। ठीक है, इंटेंशन है उसका, बट अब तक उसने काम किया नहीं है। अब एंड मोमेंट पे उसको रियलाइज होता है कि वो जो करने जा रही है वो क्राइम है, तो डिसाइड करती है कि वो ऐसा नहीं करेगी। तो क्या वो क्राइम हुआ उससे कमिट? देखिए, सिन वगैरह की बात की जाए तो मुझे नहीं पता, ठीक है, बट क्राइम उससे नहीं हुआ है बिकॉज एक्टर सीरियस इज एब्सेंट। ठीक है, एक्टर सीरियस जो है वो वहां पे एब्सेंट है। तो क्या करती है फाइनली? वो क्या करती है? वो पुलिस की मदद लेती है, कानून की मदद लेती है और अपने इन परिवार वालों को वो पनिशमेंट दिलाती है जिसको डिजर्व करते हैं। ठीक है, ऐसा ही एक हम आ जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक आदमी था, नाम दे दीजिए जॉन। ठीक है, अपने बॉस से बहुत परेशान रहता था। तो एक बार दिमाग में सोचता है, दैट इज द मेंटल एस्पेक्ट, ठीक है, कि मैं अपने बॉस को जो है मार ही दूंगा, आज तो वो मिल जाए मुझे बस एक बार मार्केट में, इसको तो आज मैं इतने घूसे मारूंगा, इतने घूसे मारूंगा, इसको एकदम खत्म कर दूंगा मैं। पर वो कुछ करता नहीं है, क्योंकि जॉन जो था वो थोड़ा डरपोक किस्म का था, भले ही मुंह से कुछ भी बोल दे, है तो डरपोक, मार नहीं पाया। अब देखिए, एक्टर सीरियस तो एब्सेंट है ना, वट एवर द केस में भी,
एक्टर थ्री इज एब्सेंट है तो वो क्राइम नहीं है। तो चलिए कॉजेज ऑफ क्राइम पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। कॉजेज ऑफ क्राइम जो है ये मैंने पिछली दिन डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। फिर भी एक और बार आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ये जो है आपको कॉजेज दिख रहे हैं, इसको आप देख सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल में बताया है एक एक करके। सोशल एनवायरनमेंट, आपका एनवायरनमेंट आपको इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप अनएम्प्लॉयड है, आई एम नॉट सेइंग कि हर अनएम्प्लॉयड आदमी जो है क्राइम करेगा, बट कुछ अनएम्प्लॉयड लोग अपने उदर पोषण या फिर अपने पेट को भरने के लिए या फिर कई बार लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए, उनको बेसिक एमिनिटीज तो मिल नहीं रही है, लग्जूरियस लाइफ कैसे जिएंगे। पहले तो अपनी बेसिक एमिनिटीज को पूरा करते हैं, फिर लालच में पड़ जाते हैं, ठीक है। या फिर जो लोग पॉवर्टी में होते हैं वो लोग क्या करते हैं, कई कई बार छोटे छोटे क्राइम्स करने लगते हैं, पिक पॉकेटिंग करने लगते हैं, क्राइम्स करने लगते हैं, जैसे कि थेफ्ट करने लगते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, चोरी वगैरह करते हैं ताकि उनका जो है पेट भर सके, वो लोग अपने परिवार का पेट भर सके, ठीक है। या फिर अगर किसी के अगेंस्ट में अगर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, ऐसे में क्या हो सकता है, या तो वो आदमी कभी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, या तो बोलेगा कि समाज ने मुझे गलत ट्रीट किया है तो मैं सबको गलत ट्रीट करूंगा। आप समझ रहे हैं ना। अब आते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे, ठीक है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, कई लोग होते हैं जो कि सीरियल किलर्स है, जो लोग साइकोलॉजिकली ही इल है, ठीक है। उनका तो भाई क्या ही कहना, ठीक है। तो जो लोग दिमाग से ऐसे हैं कि उनको क्राइम करने के बाद सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है, तो ऐसे लोग जो है उनको ये डिसऑर्डर है, उनकी ये मानसिक बीमारी है, ठीक है। अब आते हैं पीयर प्रेशर पे। कई बार ऐसा होता है कि आपको जो है आपका मित्र बोल रहा है कि आपको है ना, हम तो सिगरेट पीते हैं, तू क्यों नहीं पीता, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग सिगरेट स्मोकिंग इज अ क्राइम, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं कि पीयर प्रेशर कैसे काम करता है। आपका दोस्त आपको बोल रहा है कि जो है मैं सिगरेट पीता हूँ, हम सारे जो मर्द हैं हम सब सिगरेट पीते, तो मर्द ही नहीं है तो सिगरेट नहीं पीता। अरे हम सब तो गालियां देते हैं, तो गाली नहीं देता, फिर तो मर्द नहीं है। ऐसा बोल के वो क्या करते हैं, आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, और उससे क्या होता है, आप भी धीरे धीरे इन्फ्लुएंस होने लगते हो, आप भी ऐसे ऐसे काम करने लगते हो, ठीक है। उसके अलावा क्या है, आपका ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट है। कई बार हम ईगो में आ जाते हैं कि अरे उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, आज तो मैं उसको एकदम असॉल्ट करके उसको मैं मार के एकदम, समझ रहे हैं मेरी बात को। यहां पे क्या आ जाता है, ईगो आ जाता है। उसके अलावा क्या है, पॉलिटिक्स है, ठीक है, जेलसी है। तो आप मान लीजिए किसी का औहदा है, किसी का पोजीशन है, आप उसे जेलस हो रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप चाहोगे ना कि वो नीचे गिरे। वो जो है एकदम टॉप पे बैठा हुआ है, आप चाहोगे कि उसको नीचे गिराए आप। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो है कोई क्राइम तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो सीधे सीधे तो नीचे गिरेगा नहीं। या तो आप इतने जेलस हो गए कि आपने सोच लिया आज तो इसको मैं जान से मार दूंगा। और कई बार क्या होता है, लैक ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन डज नॉट नेसेसरीली मीन कि आपका जो स्कूल एजुकेशन होता है या कॉलेज एजुकेशन होता है। एजुकेशन का मतलब होता है कि नैतिकता बोध भी आप में नहीं रही, ठीक है। आपको जो बेसिक ये भी नहीं पता होता कुछ लोगों को कि ये चीज क्राइम है, ठीक है। और कहीं ना कहीं देखिएगा जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो लोग क्राइम करके बच भी जाते हैं, उनको पकड़ा नहीं जा सकता क्योंकि उनके पास वो दिमाग है। कई बार अनएजुकेटेड लोग जो है ऐसा ऐसा क्राइम कर देते हैं जो कि बहुत छोटा छोटा होता है, जैसे कि ब्रेड की चोरी। एक केरला में एक आदमी था जिसने ब्रेड की चोरी कर दी थी और उसको लोगों ने खूब पीटा था, ठीक है। तो यही होता है कि आप जब लेस एजुकेटेड होते हो तो आपके पकड़े जाने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि जो भी लेस एजुकेटेड है उनके पास दिमाग नहीं है, ऑब्वियसली उनके पास भी दिमाग है, पर आई होप यू गेट माई पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आता है पेरेंटल नेग्लेक्ट। देखिए पेरेंटल नेग्लेक्ट जो है ये एक बहुत बड़ा इशू है। पहला तो देखिए इसमें से हम क्या बोल सकते हैं कि पेरेंट जो है बच्चे को टाइम नहीं दे रहा है, इस वजह से जो है बच्चा बिगड़ रहा है। हम बोलते हैं देखिएगा कि अरे बच्चे के बिगड़ने के पीछे तो उसके पेरेंट्स है, क्योंकि उन्होंने उसको टाइम नहीं दिया। तो क्या है, पेरेंट्स डोंट गिव टाइम, ठीक है। पहली बात वो उसको वक्त नहीं दे रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इससे क्या इंपैक्ट हो रहा है, उसको प्यार नहीं मिल रहा, नो अटेंशन,
उसको अटेंशन नहीं मिल रहा, प्यार नहीं मिल रहा, तो उसको ऐसा लगने लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार नहीं करते, तो वो जो पेरेंट्स वाला प्यार है वो कहीं और में ढूंढने लगता है। ठीक है। अब पेरेंट्स जो है नेग्लेक्ट कर देते हैं, इस वजह से कई बार क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए पेरेंट्स घर पे नहीं है, तो घर में पार्टी कर रहा है, घर में ड्रग्स ले रहा है, अब पेरेंट्स को तो ध्यान ही नहीं है। और कई बार होता है, अच्छा चलो ड्रग्स ही तो ले रहा है, छोड़ो। पेरेंट्स की तरफ से ये भी एक नेग्लेक्ट देखा जा सकता है। कई बार पेरेंट्स जो है पैसे अर्न करने में इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि वो घर पे ही नहीं होता है। ठीक है, मनी, इसके पीछे इतना भागते हैं कि वो घर पे नहीं होता है। तो इससे जो है बच्चे को प्यार नहीं मिल पाता, तो क्या होता है कि बच्चा जो है वो प्यार किसी और में ढूंढने लगता है। और जब मान लीजिए उसको प्यार मिल जाता है, स्पेशली ये चीज टीन एज में देखा गया है, मान लीजिए एक बच्चा है XYZ, उसके पेरेंट्स उसको जो है भाव नहीं देते हैं, या अटेंशन नहीं देते हैं, या फिर प्यार नहीं देते हैं जिसके लिए वो क्रेव कर रहा है, तो वो क्या करता है, वो बाहर जाके ABC से मिलता है। एक आदमी है ABC, जो उसको जो है प्यार करने का दिलासा देता है। पहले पहले तो उसकी सारी बातें मानेगा, उसका भरोसा, उसका ट्रस्ट अर्न करेगा। उसके बाद उसको बोलेगा कि अब मैं जैसे जैसे बोलता हूँ तुम्हें वैसे वैसे रहना है, बिकॉज बच्चे जो है पेरेंट्स की बात मानते हैं। ठीक उसी तरह जो पेरेंट्स की जगह लेने की कोशिश करता है, या फिर जो पेरेंट्स की तरह उससे प्यार करेगा, बच्चे उस पर्सन का भी बात मानते हैं जो उनसे प्यार करता है। तो ऐसे जो है वो धीरे धीरे उसको फंसाते जाता है, उससे गलत काम करवाएगा, उससे ड्रग्स लेने को बोलेगा, जो जो करने को बोलेगा वो करता जाएगा। अब बात को समझ पा रहे हैं ना। इसके अलावा होता है ड्रग एंड सब्सटेंस अब्यूज, बिकॉज इससे क्या होता है, आप एडिक्टेड हो जाते हो। आपकी जो सोचने समझने की जो मानसिक क्षमता है, एबिलिटी है, वो कम हो जाती है। अब आते हैं हम सेटिस्फैक्शन पे। तो जैसा मैंने बताया, सम पीपल आर मेंटली सिक। ठीक है, तो उनको जो है आनंद आता है, किसी ने बच्चों को मारा है, 10 करोड़ बच्चे, चलिए वो बहुत ज्यादा हो गया नंबर, चलिए 10 बच्चे 20 बच्चे को उसने जगह पे खत्म कर दिया, मार डाला, उसको इस चीज से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो प्राउडली बोल रहा है कि मैंने 10 बच्चों को मारा है, मैंने 20 बच्चों को मारा है। दीज आर लाइक कॉजेज ऑफ क्राइम। इसके अलावा एंगर है। देखिए कई कई बार ऐसा देखा गया है, मान लीजिए एक आदमी है, उसी की फैमिली है, ठीक है, पर उसे किसी बात से गुस्सा आ गया, तो उसने गुस्से में अपने फैमिली को खत्म कर दिया, देखा गया है। और फिर खुद को भी खत्म कर देता है कई कई केसेस में। इसके अलावा फैमिली स्ट्रक्चर, जैसा मैंने बताया, बच्चा बचपन से जो देखता है वही सीखता है। मान लीजिए बचपन से वो देखता आ रहा है कि उसके जो घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, अब्यूज हो रहा है, तो उसको ये सब चीजें नॉर्मल लगने लगेंगी, तो वो जो है इससे भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इसके अलावा आ जाइए, अब हम कॉजेज ऑफ क्राइम को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। यहां से बेसिकली हमारा आज का लेक्चर शुरू हो रहा है। देखिए 10 मिनट तो चले गए मुझे बस आपको बेसिक्स बताने में, या शुरू का जो है रिकैप देने में। तो चलिए अब वक्त बिना बर्बाद किए हम आगे बढ़ते हैं। कॉजेज ऑफ क्राइम कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप्स में हम उसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज बायोलॉजिकल एंड सेकंड इज सोशल। अब ये जो बायोलॉजिकल है, इट कैन बी साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। ठीक है, बायोलॉजिकल या इंट्रिंसिक जो है, ठीक है, उनको अब आगे यहाँ पे बताया गया है कि इंट्रिंसिक फैक्टर्स कौन कौन से है, या फिर बायोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से। बायोलॉजिकल क्या होता है, जब वो फिजियोलॉजी रिलेटेड होगी या हमारी साइकोलॉजी रिलेटेड होगी। ठीक है, जैसे सेटिस्फैक्शन हो गया, एंगर हो गया, ये सब क्या है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गया, दीज आर ऑल साइकोलॉजिकल, है ना। ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब क्या है, ईगो कोई फिजिकल सब्सटेंस थोड़े है, हमारे अंदर है। हमको लगता है कि अरे इसने मुझे, मेरे ईगो को हर्ट किया, इसने मुझे हर्ट किया है ना। ये सब जो है ये आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए। आप इन सबको देख लीजिएगा एक बार, ये फैक्टर्स याद कर लीजिएगा इफ पॉसिबल। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आते हैं आपके सोशल या एक्सट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे जो है सोशल फैक्टर्स को डिस्कस किया गया है, जैसे कि आपका सोशल एनवायरनमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, डिस्क्रिमिनेशन है, लैक ऑफ एजुकेशन, पॉलिटिक्स, यही सब जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको डिटेल में बताया है, इन्हीं सबको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है और ये बताया गया है कि ये सब जो है सोशल फैक्टर के अंडर में आता है। ठीक, अब आते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्राइम पे, कि एक आदमी जब क्राइम करता है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। हम सब जानते हैं आदमी को तो पनिशमेंट मिल जाता है अगर उसका जो जुर्म है, जो उसका क्राइम है, इफ दैट इज प्रूवन इन कोर्ट ऑफ लॉ, देन दैट पर्सन विल बी पनिश्ड, दैट अक्यूज्ड विल बी पनिश्ड। इंडिविजुअल लेवल पे क्या होता है, देखिए, एक है क्रिमिनल, क्रिमिनल को लीगल प्रोसिक्यूशन होता है एंड डैमेज टू सोशल स्टेटस। अब मान लीजिए एक आदमी है, उसको हम उठा के ले जाके जेल में रख रहे हैं, उसके अगेंस्ट में केस चल रहा है, उसको जो है हम
सजा दे रहे हैं, सजा सुनाया जा रहा है कोर्ट की तरफ से, तो ऑब्वियसली उसका जो सोशल स्टेटस है दैट विल बी हार्म्ड। ठीक है, लोग उसको जो है पहले जैसा पसंद नहीं करेंगे, लोग जो है उसको बोलेंगे कि अरे ये तो जेल से लौटा हुआ है, या फिर ये तो जेल गया हुआ है। समझ पा रहे हैं? उसके बाद आता है विक्टिम। विक्टिम पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, देखिए साइकोलॉजिकल इश्यूज। कई कई बार तो इंसान इतने ट्रॉमा में चला जाता है कि लाइफ लॉन्ग वो उभर नहीं पाता है उस ट्रॉमा से। एंग्जाइटी हो सकता है उसको, डिप्रेशन हो सकता है, अदर इश्यूज हो सकते हैं जैसे स्लीपनेसनेस, फीवर। कई बार तो इंसान को मान लीजिए उसको स्लीप होता ही नहीं है, वो सो ही नहीं पाता है, क्योंकि रात को सोएगा सपने में उसको वो ट्रॉमा जो है दिखाई देता है। तो ऐसे बहुत से इश्यूज है, कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं क्राइम के। इसके अलावा देखिए सोसाइटी लेवल पे क्या होता है, फैमिलीज ऑफ विक्टिम्स एंड क्रिमिनल्स आर अफेक्टेड। ऑब्वियसली विक्टिम्स जो है, मान लीजिए आज किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो जो मर्डर का विक्टिम है वो तो मर गया, बट उसकी फैमिली तो है ना, उसकी फैमिली ने कितना कुछ खोया है, अपने किसी करीबी इंसान को, अपने किसी क्लोज पर्सन को खोया है। ठीक है, इसके अलावा जो है सोशल फैब्रिक ब्रेक्स। ठीक है, यानी आपका सोसाइटी का जो आपका एक मान लीजिए ये सोसाइटी में एक नियम है, एक अनुशासन है, एक कानून है। ठीक है, आपकी जो सोसाइटी है इसमें सबका एक एक स्टेटस रहता है, एक एक आपका क्या बताए कि आशा करता हूं आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। एक सोशल फैब्रिक होता है, एक आपका जो है सोसाइटी में सबका एक पोजीशन होता है, एक बैलेंस मेंटेन रहता है सोसाइटी में। जैसे देखिए नेक्स्ट में लिखा हुआ है डिसबैलेंस क्रिएट इन सोसाइटी। ठीक है, एक आप सबका देखिए सोसाइटी जो है इसमें कायदे होते हैं, कानून होते हैं, कल्चरली कुछ एक्सेप्टेबल होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो जब ऐसा एक क्राइम हो जाता है, मान लीजिए आपका एक सोसाइटी है जिसमें एक अचानक से एक मर्डर हो गया है, अब तक क्रिमिनल पकड़ा नहीं गया, तो आपके मन में होगा ना, दहशत होगी कि क्या पता वो सीरियल किलर हो, क्या पता हमारा बाड़ी अगला हो, है ना। तो इससे क्या होता है, एक डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है सोसाइटी में, तो सोशल फैब्रिक जो होता है दैट ब्रेक्स। ठीक है, आगे आते हैं डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, कई बार क्या होता है पब्लिक प्रॉपर्टी भी डैमेज हो जाती है इस वजह से। ठीक है, लॉस ऑफ फेथ इन जुडिशरी, ये तो बहुत कॉमन है गवर्नमेंट और पुलिस में। देखिए मान लीजिए एक बहुत ही हीनियस क्राइम होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई टेररिज्म हो गया, एक साथ में 1 लाख लोग मारे गए, तब जो है लोग बोलेंगे जुडिशरी क्या कर रही है, सजा नहीं दे पा रही है, पुलिस क्या कर रहा है, क्रिमिनल को पकड़ नहीं पा रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, सवाल पे सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ क्राइम पे, जो कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम टॉपिक पिछले दिन डिस्कस कर चुके थे। पिछले दिन हमने क्या क्या किया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम को हमने डिफरेंट एमिनेंट स्कॉलर्स के हिसाब से देखा था, उन्होंने उसको क्राइम को कैसे क्लासिफाई किया है। ठीक, आज हम देखेंगे हमारा जो मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्म होता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन का, यानी जो आपका एकदम बेसिक है, जो आपका मोस्ट एक्सेप्टेबल है अभी आज के टाइम पे, वो टाइप्स ऑफ क्राइम हम देख लेते हैं। देखिए आपको इतना नहीं सोचना है, बिकॉज आपको अगर सवाल पूछना है, मान लीजिए ऐसा पूछेगा एनी फाइव टाइप्स ऑफ क्राइम, या फिर आपको पूछेगा एनी 6 टाइप्स ऑफ क्राइम, आपको ऐसे पूछेगा, तो आपको जो है इनमें से टाइप्स याद कर लेना। जैसे कि पर्सनल क्राइम हो गया, पर्सनल क्राइम क्या होता है, क्राइम अगेंस्ट पर्सन, इसके एग्जांपल्स है मर्डर, रेप, रॉबरी एटसेट्रा। प्रॉपर्टी क्राइम हो गया जिसमें क्राइम इन्वॉल्विंग डैमेज और थेफ्ट प्रॉपर्टी विदाउट बॉडीली हार्म। ठीक है, केवल मात्र किसी की प्रॉपर्टी को हथिया लेना, मूवेबल हो सकता है प्रॉपर्टी, मूवेबल हो सकता है। ठीक है, कार थेफ्ट, ठीक है, इलीगल पोजेशन ऑफ लैंड, ये सब आ सकता है। अब आते हैं विक्टिमलेस क्राइम। विक्टिमलेस क्राइम पे कोई विक्टिम नहीं होता है, कोई ऐसा आदमी नहीं होता है। देखिए आज मान लीजिए मेरे अगेंस्ट में क्राइम हुआ, मैं जाके एफआईआर लिखवाऊंगा, कल को अगर पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट में क्राइम हुई, वो जाके एफआईआर थोड़ी लिखवाएगा कोई, पूरा का पूरा सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब ये नहीं आपका अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स नहीं है जहां पे आप रहते हैं, सोसाइटी का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, ये जो है क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी है, हमारे मॉरल सेंटिमेंट्स, सोसाइटी के मॉरल सेंटिमेंट्स को हार्म करता है। इसमें कोई कंप्लेनेंट नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर विक्टिम नहीं होता है, इसलिए उसको विक्टिम लेस क्राइम बोलते हैं। इसमें द होल सोसाइटी इज द विक्टिम।
क्योंकि उसके मॉरल सेंटिमेंट्स हार्म हो रहे हैं, सोसाइटी का जो मोरालिटी है, ठीक है, उस पे जो है क्राइम किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट क्राइम किया जा रहा है। देखिए इसका एग्जाम्पल में आ सकता है प्रोस्टिट्यूशन, इलीगल गैम्बलिंग एंड इलीगल ड्रग यूज। ठीक है, अब आ जाते हैं हम व्हाइट कॉलर क्राइम्स पे। तो जैसा कि आपको नाम से समझ आ रहा है, पिछले दिन भी मैंने डिस्कस किया था, जो व्हाइट कॉलर है, ठीक है, व्हाइट कॉलर हम क्या बोलते हैं, व्हाइट कॉलर का मतलब होता है बड़े लोग, ठीक है, हाई सोशल स्टेटस। वो लोग जब अपने पोजीशन का मिसयूज करते हैं तब क्या होता है, टैक्स इन्वेजन होता है, टैक्स इवेशन, मनी लॉन्ड्रिंग। टैक्स इवेशन मतलब टैक्स ना देना, टैक्स की चोरी करना, और पैसे चुराना, मनी लॉन्ड्रिंग। वो अपने क्या करते हैं, अपने पोजीशन का ये फायदा उठाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं ब्लू कॉलर क्राइम में। अब आप बोलेंगे इसमें क्या फर्क पड़ता है, एक में व्हाइट कॉलर था, एक में ब्लू कॉलर था। तो इसका मैं आपको एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट दे देना चाहूंगा। जब आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह का टाइम था, तब आपको पता होगा कि जो वर्कर्स थे, ठीक है, वो लोग ब्लू कलर के यूनिफॉर्म्स पहनते थे। तो तब जो है उन पे इतना अत्याचार होता था, उनको बेसिक नीड्स नहीं मिलती थी, तो वो लोग छोटे छोटे क्राइम्स करते थे, जैसे कि मान लीजिए पिक पॉकेटिंग हो गया, या फिर छोटा मोटा कोई चोरी हो गया। ठीक है, इससे क्या हो गया, इससे वो लोग क्या करते थे, अपने पेट को भर लेते थे, पेट भरने के लायक पैसा वो लोग जुगाड़ करते थे। तो ऐसे जो छोटे छोटे यू नो लो सोशल स्टेटस के जो लोग होते हैं, वो लोग जो छोटे छोटे क्राइम्स करते हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं कार थेफ्ट, पिक पॉकेटिंग एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्या होता है, ब्लू कलर क्राइम कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं आगे, हेट क्राइम। जब आप प्योरली हेट बेसिस पे किसी के साथ कोई क्राइम कर रहे हो, क्राइम अगेंस्ट पर्सन और प्रॉपर्टी बाय इन्वोकिंग हेट बेस्ड, ठीक है, ऑन रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, किसी भी रीजन से आप उससे हेट करते हो, प्योर हेट, तब जाके आप ऐसा क्राइम करते हो। इसके अलावा आता है ऑर्गेनाइज क्राइम, जैसे टेररिज्म वगैरह इसके अंडर में आ जाएगा। क्राइम कमिटेड बाय ए स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, एक ग्रुप ऑर्गेनाइज होके वो क्राइम करता है, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, अब आते हैं हम मेकिंग ऑफ अ क्राइम थ्योरी में। ऑलरेडी देखिए हमारा जो है वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो थ्योरीज ऑफ क्राइम को हम आज नहीं डिस्कस करेंगे। आज हम मेकिंग ऑफ ए क्राइम थ्योरी तक ही डिस्कस करेंगे, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले जान लेते हैं कि एक थ्योरी क्या होता है। ठीक है, कुछ फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशंस को लेकर आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए आज मैंने हाइपोथेसिस किया है कि क्या एग्जाम्पल लिया जा सकता है, आपको क्या लगता है। एक हाइपोथेसिस ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 90% ऑफ अनएजुकेटेड पीपल कमिट क्राइम्स। एक मैंने हाइपोथेसिस ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर फैक्ट्स को एनालाइज करेंगे, ऑब्जर्वेशंस करेंगे, और अगर उससे प्रूव होता है तब वो हाइपोथेसिस एक थ्योरी बन जाएगी, या तो उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक, देखिए फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पे पहले क्या किया जाता है, एक हाइपोथेसिस बनाई जाती है, उस हाइपोथेसिस का एक्सपेरिमेंट्स और एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए इसमें एनालिसिस क्या हो सकता है, आप जा रहे हैं, आप जाके सारे डेटा चेक कर रहे हैं, डेटाबेस, क्रिमिनल डेटाबेस को आप चेक कर रहे हैं। इसके अलावा आप जा रहे हैं, क्रिमिनल से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनके प्रेजेंस में या करेक्शन होम्स में जा रहे हैं, उनसे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं उनके क्राइम करने के पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, कुछ लोगों का हो सकता है पॉवर्टी, हो सकता है कुछ लोगों का लैक ऑफ एजुकेशन हो सकता है, तो वो चीज आपको ढूंढ के निकालनी पड़ेगी। फिर अगर आपका ऑब्जर्वेशन सही होता है तो वो एक थ्योरी बनेगी। ठीक है, और वो थ्योरी अगर हर जगह पे एप्लीकेबल होती है तो वो एक लॉ बन जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो एक एग्जांपल दिया हुआ है सेक्स रेशियो का केस स्टडी, जैसे कि फीमेल फीटिसाइड, बीड, फिर सेक्स डिटर्मिनेशन, इसके ऊपर एक थ्योरी है ना, बैन बार बॉडीज, ठीक है, प्रीनेटल डायग्नोसिस, ये इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है कि फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन पे हम क्या देख रहे हैं, फीमेल फीटिसाइड, ठीक है, या फीमेल इन्फेंटिसाइड हो रहा है। तो इसका हम क्या हाइपोथेसिस कर रहे हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन होने पे क्या हो रहा है कि प्रमोट हो रहा है फीमेल इन्फेंटिसाइड। ठीक है, ये एक थ्योरी हमने बना ली, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करके, वेरीफाई करा के। तो वो क्या हुआ, बार बॉडी ने उसको बैन कर दिया। ठीक है, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स जो है उनको रेगुलेट कर दिया गया।
ठीक है, लॉ के हिसाब से उनको क्या कर दिया गया, रेगुलेट कर दिया गया। इससे क्या है, आप एमनियोसेंटेसिस या वो प्रोसीजर जिससे आपको पता चल जाए कि बच्चे का जेंडर क्या है, वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, उसको बैन कर दिया गया। ठीक, रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज, ठीक है, एक्ट। तो ऐसे क्या हो जाता है, एक थ्योरी का, ये देखिए ये एग्जाम्पल उतना नेसेसरी नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। आप समझ गए तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आपको इसमें इतना डीप डाइव करने की जरूरत नहीं है। आपको तो बेसिकली ये पता होना चाहिए कि क्राइम थ्योरी बनती कैसे है। ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं, चलिए आज एक तो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, डिमोनोलॉजी को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, डिमोनोलॉजी पहले माना जाता था, डीमंस क्या होता है आप सबको पता ही होगा, सुपरनेचुरल इविल थिंग्स होते हैं या स्पिरिट्स होते हैं जो लोगों को पोजेस करते हैं। पहले डिमोनिक पर्सपेक्टिव में क्या माना जाता था कि पीपल आर पोजेस्ड बाय डीमन और द इविल्स, और वही लोग क्या करते हैं, वही लोग कमिट करते हैं क्राइम। ये मेडाइवल एज, एकदम एंशियंट टाइम का, बिफोर 1800 सी। ठीक है, इसके लिए एक्सट्रीम मेजर लिए जाते थे, जैसे कि उस आदमी को एग्जीक्यूट कर दिया जाता था, अबंडन कर दिया जाता था, या जेल टर्म कर दिया जाता था। कई कई बार तो आपको पता ही होगा कि जिंदा जला दिया जाता था। ठीक है, या फिर सर को धड़ से अलग कर दिया जाता था। बहुत क्रूअल पनिशमेंट्स होती थी, सुपरस्टिशियस होते थे, इसका कोई बेसिस नहीं होता था। नो साइंटिफिक एविडेंस, हैंस डिस्कार्डेड। ये जो है आज के टाइम में इट इज डिस्कार्डेड। ठीक है, अब हम यहां से डिस्कस करना शुरू करेंगे अगले दिन क्लासिकल थियोरी ऑफ क्राइम से। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, बस हम इतना ही कहेंगे। आप पढ़ाई लिखाई करते रहिए एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ओके, चलिए, कीप स्टडिंग, बाय बाय, सी यू इन अ नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो।